हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को नए वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। तो वर्ष 2023 समाप्त हो चुके हैं। अब अपन लोग प्रवेश कर चुके हैं वर्ष 2024 में। तो 2023 में जो भी आप गलती की हैं उसे भूलकर या उससे कुछ नए चीज़ सीखकर आप वर्ष 2024 की शुरुआत करें और अच्छे तरीके से कुछ हमेशा सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। जो भी फ्रेंड्स जनरल कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उससे मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आप जो भी काम करते हैं उसमें आप सबसे पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा वो आपको पढ़ाई को लेकर के रहेगा। यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो है आपको पढ़ाई को देना है, बाकी सभी काम सेकेंडरी। ठीक है, तो इसी के साथ अपन शुरू करते हैं आज बिहार एसएससी की प्रैक्टिस सीरीज की क्लास नंबर 21। तो चलिए शुरू करते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध डैश और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। यानी खानवा का जो युद्ध हुआ था वो किसके बीच लड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि बाबर और राणा सांगा के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। क्या? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का जो युद्ध हुआ है वो 1527 ईस्वी में हुआ था। इसमें बाबर के द्वारा जीता गया था। यानी युद्ध कौन जीता था? तो बाबर जीता था। बाबर के द्वारा 4 युद्ध लड़ा गया था, जिसमें पहला है क्या? पानीपत का युद्ध जो कि 1526 में हुआ था। उसके बाद दूसरा हुआ था खानवा का युद्ध जो कि 1527 ईस्वी में। उसके बाद तीसरा चंदेरी का युद्ध जो कि 1528 ईस्वी में हुआ था। और लास्ट था घाघरा का युद्ध जो कि 1529 ईस्वी में हुआ था। 4 युद्ध बाबर के द्वारा इंपॉर्टेंट जो लड़ा गया था और चारों में विजयी जो हुआ था कौन हुआ था? बाबर हुए थे। ठीक है, बाबर चारों युद्ध जीता था। ठीक है, बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में, इनकी जो मृत्यु हुआ था बाबर को कब हुआ था? 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, औरंगजेब ने डैश की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया। यानी कि किस से किस ईस्वी तक औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य पर शासन किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 1658 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य पर शासन किया था। ठीक है, और औरंगजेब के जो गुरु थे उनका नाम क्या था? औरंगजेब के गुरु जो थे वो कौन थे? मीर मुहम्मद हकीम क्या थे? औरंगजेब के गुरु थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स का राष्ट्रीय खेल जो है वो क्या है? यानी अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि बेसबॉल। अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? बेसबॉल है। ठीक है ना, बेसबॉल में स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो रग्बी फुटबॉल है। रग्बी फुटबॉल कहाँ का खेल है? तो स्कॉटलैंड का, जिसमें टोटल 15 प्लेयर होते हैं। रग्बी फुटबॉल में एक टीम में 15 प्लेयर होते हैं। यानी सबसे ज़्यादा जो एक टीम में प्लेयर होते हैं किस खेल में होते हैं? तो रग्बी फुटबॉल में होते हैं। ठीक है ना, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बेसबॉल। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा जो अनुच्छेद है वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि अनुच्छेद 338 यानी कि अनुच्छेद 338 का संबंध किससे है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? भारत में जो आकस्मिकता निधि होते हैं उसका संरक्षक कौन किसे माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसके संरक्षक होते हैं कौन? राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय संविधान में आकस्मिकता निधि का संबंध है वो किस अनुच्छेद है? अनुच्छेद 267 में आकस्मिकता निधि के बारे में बताया गया है। आकस्मिकता निधि के लिए 500 करोड़ राशि का प्रावधान था। शुरू में कितना था? 500 करोड़ का था। ठीक है ना, फर्स्ट में। लेकिन वर्ष 2021-22 में इसे बढ़ाकर कर दिया गया कितना? इसे बढ़ा करके कर दिया गया 30,000 करोड़ कर दिया गया। यानी वर्तमान में आकस्मिकता निधि की जो बजट राशि है वो कितना है? 30,000 करोड़ है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया?
था, जहां बैठक में सभी उपस्थित ने, जितने भी उपस्थित थे सभी ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था। यानी कि लाहौर का अधिवेशन वह कब था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी 31 दिसंबर 1929 यानी कि 1929 ईस्वी में यह अधिवेशन हुआ था। ठीक है ना। दिसंबर 1929 में जो अधिवेशन हुआ था लाहौर में, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो अध्यक्षता जो है वो किया गया था आपका JL नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा यह अध्यक्षता किया गया था। ठीक है ना। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को, ठीक है ना, रावी नदी के तट पर हुआ था यह, ठीक है ना, रावी नदी के तट पर हुआ था अधिवेशन। जो लाहौर है कौन सी नदी के किनारे? तो रावी नदी के तट पर है। इसमें भारत के JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा, पूर्ण स्वराज, वंदे मातरम तथा इनकलाब जिंदाबाद का नारे के बीच में झंडा को फहराए थे। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिन्होंने भारत के लोगों यानी कि एक आर्थिक योजना की योजना तैयार की, यानी भारत की लोगों की योजना तैयार की, जिसे भारत के लोगों का मतलब है एक आर्थिक योजना, किसके द्वारा तैयार किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि MN राय के द्वारा यह तैयार किया गया था। वर्ष 1945 में यह योजना बने थे। यह जो योजना है एक आर्थिक योजना वर्ष 1945 में बनाया गया था MN राय के द्वारा। ठीक है ना। भारत में सबसे पहले आर्थिक जनगणना जो हुआ था, आर्थिक जनगणना सबसे पहले भारत में, यानी प्रथम आर्थिक जनगणना कब हुआ था? 1977 में। ठीक है ना। 1977 में हुआ था प्रथम आर्थिक जनगणना। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है ना। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन, ठीक है ना, का गठन JL नेहरू के द्वारा किया गया था। JL नेहरू के द्वारा किया गया था क्या? राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन। ठीक है ना। वर्ष 1950 में सर्वोदय योजना प्रकाशित किसके द्वारा किया गया था? सर्वोदय योजना जो प्रकाशित किया गया था JP नारायण यानी जयप्रकाश नारायण के द्वारा, JP नारायण के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है ना। और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो बना था हेराल्ड डोमर मॉडल, ठीक है ना, हेराल्ड डोमर मॉडल था प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है ना, इस पर आधारित था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा को मंजूरी किस वर्ष दी गई? यानी रियो घोषणा जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 1992 में हुआ था। ठीक है ना। 1992 में रियो घोषणा की मंजूरी दे दिया गया था। ठीक है। रियो डी जेनेरियो जो कहाँ स्थित है? तो रियो डी जेनेरियो एक शहर है कहाँ? ब्राजील में है। ठीक है ना। ब्राजील में है। ठीक है। चलिए जो कि पर्यावरण से संबंधित है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, UN पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? यानी UN का कौन सा पर्यावरणीय गतिविधि का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम है। ठीक है ना, जो कि पर्यावरण को देखभाल करता है, UN की बॉडी है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारत में जो पूर्वी तट है वहाँ पर ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। भारत में मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा जो मिट्टी है भारत में क्या पाया जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी ही पाया जाता है भारत में सबसे ज़्यादा। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी क्या है? तो जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी टोटल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है क्या? खादर, और दूसरा होता है बांगर। खादर और बांगर होते हैं ना। ठीक है ना। खादर जिसे क्या बोलते हैं? खादर मिट्टी जो नई मिट्टी होती है, खादर जो होती है क्या होती है? नई मिट्टी। नई मिट्टी को क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। और जो पुरानी मिट्टी रहता है उसे बांगर बोलते हैं। जो पुरानी मिट्टी रहती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, बारी दोआब डैश के बीच का क्षेत्र है, यानी बारी दोआब जो है वो किसके बीच का क्षेत्र को कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि ब्यास और रावी नदी के बीच के जो क्षेत्र है उसे क्या बोलते हैं? बारी दोआब के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। दो नदियों के बीच के उपजाऊ भूमि को दोआब कहते हैं। ठीक है ना। दो नदियों के बीच के जो
उपजाऊ जमीन होता है उसे क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कोलकाता बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है। कोलकाता बंदरगाह जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि हुगली नदी के तट, हुगली नदी के तट पर स्थित है कौन, कोलकाता, ठीक है। हुगली नदी पर मुर्शिदाबाद, कोलकाता और हावड़ा तीनों शहर स्थित है। किसके नदी पर, तो हुगली नदी के तट पर है, ठीक है ना। कुछ और पॉइंट है, जैसे भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह कौन है, तो भारत का सबसे गहरा, ठीक है ना, गहरा प्राकृतिक बंदरगाह, बंदरगाह कौन है, तो विशाखापट्टनम है, ठीक है ना, विशाखापट्टनम भारत का प्राकृतिक एवं सबसे गहरा बंदरगाह है कौन, विशाखापट्टनम है, ठीक है। ज्वारीय बंदरगाह किसे बोलते हैं, तो ज्वारीय बंदरगाह, ज्वारीय बंदरगाह कांडला, ठीक है ना, कांडला जो कहाँ है, गुजरात में है, गुजरात में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है इनमें से कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है, यानी टॉप 5 में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि पंजाब इसमें शामिल नहीं है। यानी सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में किस राज्य में सबसे ज़्यादा है परसेंटेज वन का, ठीक है ना। तो इसमें सबसे ज़्यादा टॉप में आता है वनों का जो वनावरण है, यानी सबसे ज़्यादा वन है वो परसेंटेज के हिसाब से देखें तो टॉप में आता है मिजोरम राज्य, ठीक है ना, मिजोरम सबसे फर्स्ट में। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर में, और तीसरा में कौन आता है, मेघालय आता है, ठीक है ना। ये परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन है कौन से राज्य में, मिजोरम में कितना 84% लगभग, अरुणाचल प्रदेश में 79% लगभग है, और मेघालय में 76% लगभग है, ठीक है ना। लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से बोला जाए, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, ठीक है ना, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो टॉप स्टेट में आ जाता है आपका एमपी, ठीक है ना, एमपी आता है। उसके बाद दूसरा में अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रफल में भी और परसेंटेज में दूसरा नंबर ही है अरुणाचल प्रदेश का, और तीसरा नंबर है क्षेत्रफल में किसका, छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से टॉप में मध्य प्रदेश, दूसरा में अरुणाचल और तीसरा में छत्तीसगढ़। और परसेंटेज के दृष्टिकोण से यानी कि प्रतिशत के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे ज़्यादा जो वन है वो कहाँ है, तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और तीसरा मेघालय, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। सिंधु और गंगा नदियों, सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कौन है, तो अम्बाला शहर स्थित है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो मानसरोवर झील के निकट बोखुर चू से निकलती है। बोखुर चू से कौन सी सिंधु नदी निकलती है, मानसरोवर के निकट में क्या है, बोखर चू है, बोखर चू, यहाँ से निकलती है कौन, सिंधु नदी निकलती है, ठीक है ना। गंगा कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री से निकलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में मनाया जाता है, यानी असम में मनाया जाने वाला त्यौहार निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि रोंगकर त्यौहार जो है वो कहाँ मनाया जाता है, तो असम में मनाया जाता है। नोगक्रेम, ठीक है ना, नोगक्रेम जो त्यौहार है ये कहाँ मनाया जाता है, तो मेघालय में, मेघालय में नोगक्रेम। चिरोवा त्यौहार मणिपुर में, चिरोवा कहाँ, मणिपुर में मनाया जाता है, मणिपुर में मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 है कौन सी मिट्टी, कौन सी मिट्टी हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों जैसे गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र के मिट्टी जमाव के कारण बनती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्या बनती है, तो जलोढ़ मिट्टी बनता है, ठीक है ना। जलोढ़ मिट्टी जो कि भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कौन सी मिट्टी है, तो जलोढ़ मिट्टी है, जो कि सबसे उपजाऊ मिट्टी भी बोला जाता है किसे, जलोढ़ मिट्टी का, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है, वित्त मंत्रालय से नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसका संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है। बाकी सभी का यानी किसान विकास पत्र, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सभी वित्त मंत्रालय से संबंधित है। यानी कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, इसका संबंध किससे है, तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से संबंधित है, ठीक है ना। कौशल लिख लेते हैं, कौशल विकास और उद्यमिता, उद्यमिता मंत्रालय,
मंत्रालय से संबंधित है। कौन सी? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है ना, जो कि शुरू कब किया गया था? तो शुरू किया गया था ये कौशल विकास योजना वर्ष 2015 ईस्वी में शुरू किया गया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? यानी संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 108 में संबंधित है दोनों सदनों के संयुक्त बैठक से, ठीक है ना। राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाते हैं। दोनों को सदनों की संयुक्त बैठक है वो बुलावा किसके द्वारा जाता है? बुलाया जाता है किनके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है ना, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। और इसकी अध्यक्षता जो है वो कौन करते हैं? तो अध्यक्षता जो है वो करते हैं लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है ना, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा के जो अध्यक्ष रहते हैं वो अध्यक्षता करते हैं, और यदि ये अनुपस्थित रहते हैं तो जो उपाध्यक्ष रहते हैं वो इसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है क्या? भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की सर्वोच्च दर जो है वो कितनी है? यानी भारत में जीएसटी का सर्वोच्च दर है वो कितना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कितना है? 28% है, ठीक है ना। भारत में सर्वोच्च कर जो है वो जीएसटी का कितना है? 28% है। और सबसे कम जो है यानी कि न्यूनतम कितना है? तो 0% है। सबसे न्यूनतम 0% है और सबसे अधिकतम 28% है। जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई, ठीक है ना, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। 1 जुलाई को जीएसटी डे भी मनाते हैं, जीएसटी डे मनाया जाता है, ठीक। कब? 1 जुलाई को मनाया जाता है। टोटल 5 स्लैब में इसे बांटा गया। 5 स्लैब कौन कौन है जीएसटी का? 5 स्लैब है जीएसटी का, वो जिसमें कौन कौन है? तो पहला 0%, फिर है 5%, ठीक है ना, उसके बाद कितना? 12%, उसके बाद है 18% और सबसे लास्ट में है 18% के बाद है 28%, ठीक है ना। 0, 5, 12, 18 और 28, टोटल 5 स्लैब में जीएसटी को बांटा गया है, ठीक है ना। जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो जीएसटी जो है आपका अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है ना, अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर है यानी अप्रत्यक्ष टैक्स है। भारत में जीएसटी जो लागू किया गया वो किस मॉडल पर है? तो कनाडाई मॉडल, कनाडाई मॉडल पर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। किसी राज्य का राज्यपाल उसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं राज्य के राज्यपाल, जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति, ठीक है ना, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है इनकी नियुक्ति किया जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 155 में बताया गया है कि राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी, यानी राज्यपाल का जो संबंध है वो कितना से? तो अनुच्छेद 155 से संबंध है इनका, ठीक है ना, ठीक है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 7वां संविधान संशोधन हुआ, 7वें संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ, ठीक है ना। इसमें बताया गया कि, ठीक है ना, एक व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्ति किए जाएंगे, ठीक है ना, 2 या अधिक राज्य, 2 या अधिक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, यानी एक ही व्यक्ति को, ठीक है ना, एक ही व्यक्ति को 2 या उससे अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्ति किया जा सकता है, जो कि 7वें संविधान संशोधन 1956 में बताया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है, नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है? नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि कहाँ स्थित है? जमुई जिला में स्थित है। इस अभ्यारण्य की स्थापना हुआ था कब? 1987 में इसकी स्थापना हुए थे, ठीक है ना, 1987 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए? बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्री अब्दुल बारी जी थे। श्री अब्दुल बारी जो कि 1937 से 1939 तक रहे थे, यानी कि 1937 से लेकर के 1939 ईस्वी तक बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष रहे थे, ठीक है ना। और प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? प्रथम अध्यक्ष जो बने थे वो थे राम दयालु सिंह, ठीक है ना, राम दयालु
रामदयालु सिंह। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, ठीक है ना, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो रामदयालु सिंह थे, ठीक है ना, रामदयालु सिंह। अध्यक्ष बढ़िया से लिख देते हैं, अध्यक्ष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्रांतिकारी संगठन आजाद दस्ता का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? आजाद दस्ता का जो गठन है वो किसके द्वारा किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आजाद दस्ता का जो गठन है वो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया गया था, आजाद दस्ता का गठन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में बंद किया था, ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में अंग्रेजों ने बंद किया था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है? ठीक है ना, कौन सा सदस्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, मालदीव इसका सदस्य नहीं है, लेकिन भूटान, नेपाल, म्यांमार सभी इसके सदस्य हैं, ठीक है ना। बिम्स्टेक के सदस्य जो हैं वो अभी वर्तमान में कौन है? ठीक है ना, सॉरी, बिम्स्टेक में टोटल कितने देश सदस्य हैं तो देख लेते हैं कौन कौन है। तो आपके होंगे कौन? बांग्लादेश, उसके बाद भारत, फिर म्यांमार के बाद श्रीलंका के बाद थाईलैंड के बाद भूटान एवं नेपाल, नेपाल, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, यानी टोटल कितने कंट्री हैं? 7 कंट्री हैं बिम्स्टेक के सदस्य हैं, ठीक है ना। बिम्स्टेक का पूर्ण रूप क्या होता है? तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है ना, यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के तहत अनुमेय ऋण की अधिकतम राशि कितनी होती है, यानी कितनी है, ठीक है ना। जो शिशु योजना है उसके लिए कितना ऋण जो है वो मतलब अधिकतम दिया जाता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कितना दिया जाता है? शिशुमय योजना के लिए 50,000 अधिकतम लिमिट है, ठीक है ना। जबकि किशोर उद्यम होता है किशोर उद्यम के लिए कितना होता है? तो 50,000 से लेकर के 5 लाख तक, ठीक है ना। ये किसके लिए होता है? किशोर उद्यम के लिए होता है। और तरुण उद्यम होता है, तरुण उद्यम के लिए 5 लाख से 10 लाख तक, 5 लाख से 10 लाख तक, 10 लाख तक लिमिट है। यानी कि जो इसके तहत टोटल प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत टोटल तीन भागों में इसके ऋण को बांटा गया है, यानी कि 3 प्रकार के ऋण दिए जाते हैं। सबसे पहले तो शिशु योजना, जिसमें मैक्सिमम लिमिट जो है कितना है? 50,000। किशोर उद्यम जो होते हैं उसके लिए 50,000 से लेकर के 5 लाख तक उन्हें दिया जाता है ऋण अनुमय, यानी कि अधिकतम दिया जाता है। और तरुण उद्यम होते हैं उनको 5 लाख से 10 लाख तक ऋण दिया जाता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब यानी किस वर्ष की गई थी? देश के जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार थे उसकी शुरुआत कब किया गया था? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन बी, अरे यार उल्टा लिखा गया ना, चलिए इसको चेंज कर देते हैं। ऑप्शन बी है आपका 1952 और ऑप्शन सी है आपका 1954, ठीक है, 1954। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 1954 में। याद रखेंगे 1954 में पद्म पुरस्कार की शुरुआत हुआ था और 1955 ईस्वी में इसे 3 भागों में बांट दिया गया। 1955 ईस्वी में पद्म पुरस्कार को 3 भागों में बांटा गया, जिसका नाम क्या क्या दिया गया? तो पद्म विभूषण, दूसरा हो गया क्या? पद्म भूषण और तीसरा हो गया पद्मश्री, ठीक है ना, पद्मश्री। ये जो नाम चेंज कब किया गया? तो 1955 में इसे 3 भागों में बांट दिया गया।
यानी पद्म पुरस्कार पहले एक था, उसे 1955 में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री नाम से बदल दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा है, यानी इन कस्टडी उपन्यास के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कौन है? अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया यह पुस्तक है। अनीता देसाई द्वारा लिखा गया एक और पुस्तक है जिसका नाम क्या है? क्राई द पिकॉक। ठीक है ना, क्राई द पिकॉक, क्राई द पिकॉक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनीता देसाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। प्रसिद्ध यानी प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिख निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अरविंद पारिख का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि सितार से संबंधित है कौन? अरविंद पारिख जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि गुप्त वंश के शासन को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त काल में कला एवं साहित्य की प्रगति हुई थी। ठीक है ना, कला एवं साहित्य की, कला एवं साहित्य की प्रगति हुआ था, इसी कारण इसे क्या बोलते हैं? स्वर्ण काल बोला जाता है। ठीक है ना, गुप्त काल में शासन व्यवस्था जो था वो कैसा था? तो शासन व्यवस्था था राजतंत्रात्मक, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 75 दिन के भीतर इसे पारित किया जाना जरूरी होता है। वित्त विधेयक को पारित करने की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद, वित्त विधेयक का जो संबंध है वो किस अनुच्छेद से? तो अनुच्छेद है 117। ठीक है ना, अनुच्छेद 117 से संबंधित है वित्त विधेयक को पारित करने से। जबकि धन विधेयक का संबंध कितना है? तो धन विधेयक का अनुच्छेद 110 में। ठीक है ना, अनुच्छेद 110 में क्या है? धन विधेयक। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो भारत की साक्षरता दर लगभग 74% है। ठीक है ना, 74.04% है भारत की टोटल साक्षरता वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार, जिसमें पुरुष साक्षरता कितना है? तो पुरुष की जो साक्षरता है वो 82% लगभग है और महिला की है कितना? 64% लगभग। ठीक है ना, ये महिला की साक्षरता है। सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन है? तो केरल, केरल सर्वाधिक है। सर्वाधिक कितना? 93% लगभग 94% है, 93.91। ठीक है, और सबसे कम साक्षरता कहाँ है? तो बिहार का है। बिहार का सबसे कम है कितना? 61% लगभग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। कृष्ण राज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? कृष्ण राज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी, कौन सी बांध? तो कृष्ण राज सागर बांध, जो कि कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में, कर्नाटक में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है। लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास के लेखक या लेखिका निम्न में से कौन है? यानी लाइफ ऑफ पाई जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, यान मार्टेल के द्वारा लिखा गया यह उपन्यास है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना है, क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्या मौलिक कर्तव्य है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना या उनकी रक्षा करना क्या मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं शामिल था। ठीक है ना, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं था। यह शामिल कब किया गया? तो सुवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था मूल संविधान की। ठीक है ना, सॉरी मूल कर्तव्य की, जो कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन में किया गया। ठीक है ना, भारत में मौलिक कर्तव्य जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से यह लिया गया है मौलिक कर्तव्य। अभी वर्तमान में टोटल इसकी संख्या कितना है? तो 11। ठीक है ना, वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं, जो कि 86वां संविधान संशोधन
86वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2002 में। 2002 में हुआ था। इसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, आयु की जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके शिक्षा का अवसर प्रदान करना, ठीक है ना। किससे संबंधित है? तो शिक्षा का अवसर प्रदान करना क्या मौलिक कर्तव्य बन गया है। 86वां संविधान संशोधन में बताया गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करना मौलिक कर्तव्य है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना? 11 लिया गया है रूस से। 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसे शामिल किया गया सुवर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था? यानी जालियांवाला बाग की जो घटना हुआ था उसमें किस समिति का गठन किया गया था उसकी जांच करने के लिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि हंटर समिति का गठन किया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल, ठीक है ना, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था अमृतसर में, ठीक है ना, अमृतसर में हुआ था, ठीक है, अमृतसर में हुआ था। इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नाइटहुड की जो उपाधि दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा उसे वापस कर दिया था। नाइटहुड की जो उपाधि मिला था वापस कर दिए थे, ठीक है ना। नाइटहुड की उपाधि वापस किसके द्वारा किया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। कुना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा था? कुना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कहाँ का था? क्रोएशिया का था कुना मुद्रा, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट देश और उसकी मुद्रा देखते हैं, जैसे ऑस्ट्रिया, ठीक है ना, ऑस्ट्रिया जिसकी मुद्रा क्या है? तो यूरो, ठीक है ना, ऑस्ट्रिया की मुद्रा क्या है? यूरो। सऊदी अरब का मुद्रा क्या है? तो रियाल। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? रियाल। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, जिसका मुद्रा का नाम क्या है? दिरहम। क्या है? दिरहम। उज्बेकिस्तान की मुद्रा का नाम क्या है? सोम, ठीक है ना, सोम है, ठीक है। और स्वीडन की मुद्रा का नाम क्या है? क्रोना, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मुद्रा और उसके देश थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति को, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा की। कब की थी घोषणा? बंगाल विभाजन घोषणा किया गया कब? 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। बंगाल विभाजन के बाद तुरंत स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। बंगाल विभाजन के बाद शुरू हुआ था क्या? स्वदेशी आंदोलन। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन है 38 नंबर। इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। कौन सी है? तो बेरिंग जल डमरू मध्य जो है वो रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच में स्थित है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है, द्वीप समूह टिएरा डेल फुएगो किस महाद्वीप में स्थित है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कहाँ है? तो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद फिर मध्य अमेरिका, साथ में मैक्सिको और वेस्ट इंडीज, ये सभी को मिलाकर के क्या बोलते हैं? तो ये सभी को बोलते हैं लैटिन अमेरिका, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? लैटिन अमेरिका कहते हैं। लैटिन अमेरिका में कौन कौन आया था? दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज, ठीक है ना। सभी क्या आते हैं? दक्षिण अमेरिका में आते हैं। दक्षिण अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का चौथा यानी 4th सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। अफ्रीकी देश घाना
की राजधानी कहाँ है? घाना की राजधानी कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि घाना की राजधानी कहाँ है? तो घाना की राजधानी अकरा है, ठीक है ना, घाना की राजधानी अकरा। अस्मारा, अस्मारा ये कहाँ की राजधानी है? तो इरिट्रिया, इरिट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो अस्मारा। मपूतो, मपूतो कहाँ की राजधानी है? तो मोजाम्बिक की, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक की राजधानी कहाँ? मपूतो। और डकार जो है कहाँ के? सेनेगल, सेनेगल की राजधानी कहाँ है? तो डकार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? मंगोलिया किस महाद्वीप में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि एशिया में स्थित है। कौन? मंगोलिया कहाँ स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? तो मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर, ठीक है ना। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? उलान बटोर। और इसकी मुद्रा क्या है? मुद्रा है तुगरिक, ठीक है ना, तुगरिक। तुगरिक मुद्रा किसका है? तो मंगोलिया की, ठीक है ना। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन के बीच में स्थित है। गोबी मरुस्थल जो है, गोबी मरुस्थल किसके बीच में है? तो मंगोलिया और चीन, मंगोलिया और चीन के बीच में स्थित है गोबी मरुस्थल, ठीक है ना। गोबी मरुस्थल एशिया की सबसे बड़ी मरुस्थल है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो गोबी मरुस्थल, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। 42 नंबर क्वेश्चन है बिहार पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया? बिहार पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। कब पारित किया गया? तो 2006 में पारित किया गया था, ठीक है ना। बिहार पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया? तो 2006 में। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में यह प्रारंभ किया गया था, काम के बदले अनाज। इसका इस पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो कब से कब था? 1974 से लेकर के 78 तक इसका कार्यकाल था, ठीक है ना। इसमें उद्देश्य क्या था? तो रोजगार बढ़ाने और गरीबी को कम करने यानी उन्मूलन पर जोर था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन बना है? यानी सबसे अधिक जो बाघ है 2022 के अनुसार किस राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कहाँ? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ है 2022 के अनुसार बताएगा 785 यानी 785 बाघ स्थित है कहाँ थी अवेलेबल है कहाँ? मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश में हुआ? ठीक है ना, अब तो खत्म हो गया। तो कौन सा देश में हुआ? तो कहाँ हुआ? भारत में, ठीक है ना। आईसीसी का जो पुरुष वर्ल्ड कप हुआ 50 ओवर की यानी एक दिवसीय, वो कहाँ हुआ? तो भारत में हुआ, भारत में हुआ, ठीक है ना। इसमें विजेता कौन है? तो विजेता जो रहा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा। और उप विजेता कौन रहा? भारत, ठीक है ना, उप विजेता भारत। फाइनल मैच कहाँ खेला गया? तो फाइनल जो मैच हुआ था अहमदाबाद में, ठीक है ना, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ? अहमदाबाद, अहमदाबाद में, ठीक है ना, अहमदाबाद में हुआ। इसका शुभंकर का नाम क्या है? तो 2023 जो वर्ल्ड कप हुआ उसका शुभंकर कौन था? सॉरी, शुभंकर, शुभंकर का नाम जो है वो क्या है? क्रिप्टोवर्स, 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 ठीक है ना, क्रिप्टोवर्स जो है क्या था? शुभंकर का नाम है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। 46 नंबर क्वेश्चन है बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी बिहारी पुरस्कार का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। बिहारी पुरस्कार का संबंध है साहित्य क्षेत्र से संबंधित है। के बिरला फाउंडेशन, ठीक है ना, के बिरला फाउंडेशन, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा योगदान से 1991 में यह शुरू किया गया था, ठीक है ना। 1991 में बिहारी पुरस्कार शुरू किया गया था, ठीक है ना, जो कि कभी बिहारी लाल के नाम पर स्थापित किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। 47 नंबर क्वेश्चन है कौन सा राज्य महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 की मेजबानी करने के लिए तैयार है? यानी कि मेजबानी हो चुकी है, मेजबानी हुई, ठीक है ना। तो कहाँ हुआ? तो ये हुआ है आपका झारखंड में, झारखंड में हुआ है, ठीक है ना। कौन सा राज्य महिला
एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी है ना, हॉकी का हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023 की मेजबानी किसके द्वारा किया गया, तो झारखंड राज्य के द्वारा किया गया, जिसमें विजेता कौन रहा, तो भारत रहा विजेता, ठीक है ना। विजेता भारत और जापान उपविजेता, उपविजेता किसके द्वारा, जापान के द्वारा हुआ, ठीक है ना। यानी भारत और जापान इसके फाइनल में पहुंचे थे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन है, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग सेट्ठी किस खेल से संबंधित हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि बैडमिंटन से संबंधित है दोनों प्लेयर, ठीक है ना। दोनों किसका संबंध किससे है, तो बैडमिंटन से संबंधित है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत कब हुआ था, तो 1977 में हुआ था विश्व चैंपियनशिप, ठीक है ना, सॉरी चैंपियनशिप, विश्व चैंपियनशिप की शुरुआत, ठीक है ना, सॉरी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत कब हुआ था, 1977 में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, विश्व खुशहाली रिपोर्ट यानी विश्व हैप्पीनेट यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या रहा, यानी 2023 में भारत का स्थान विश्व खुशहाली रिपोर्ट में क्या रहा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 126वां स्थान रहा भारत का, ठीक है ना। इसमें शीर्ष कौन रहा, तो शीर्ष कंट्री जो रहा वो सबसे टॉप में रहा वो फिनलैंड है, फिनलैंड सबसे टॉप कंट्री रहा, ठीक है ना। विश्व प्रेस स्वतंत्रता में 2023 में विश्व प्रेस की स्वतंत्रता देखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता में भारत का स्थान जो रहा वो कितना रहा, तो 161वां रहा, 161 2023 ईस्वी में, जबकि 150 था, 150वां स्थान था 2022 में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, एक जिला एक उत्पाद किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा यह शुरू किया गया है। क्या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है ना, यानी एक जिला एक उत्पाद का जो शुभारंभ है वो किसके द्वारा किया गया है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, जो कि वर्तमान में भी मंत्री इनके कौन है, तो वर्तमान में श्री गिरिराज सिंह है, वर्तमान में क्या ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री हैं, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना 2018 में लॉन्च किया था, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के द्वारा यह कब लॉन्च किया गया, तो यूपी के द्वारा यह 2018 में लॉन्च किया गया प्रोग्राम, ठीक है ना, ओवन जिला ओवन उत्पाद। तो ये था आज की क्लास की क्वेश्चन नंबर 50 और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर को सब्सक्राइब जरूर करें। और नए वर्ष की आ गए हैं तो आप नए वर्ष में आप अपने पढ़ाई को लेकर के थोड़ा सचेत रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल फिर से नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।